आज दिन भर की कई महत्वपूर्ण खबरें निकल के सामने आ रही है। चलिए एक एक कर विस्तार से बताते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया और फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सकें। चलिए शुरू करते हैं पहली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय युद्धग्रस्त यूक्रेन के दौरे पर है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को यहाँ राष्ट्रपति जेलेंस्की को यूक्रेन में शांति बहाली के लिए हर संभव तरीके से योगदान करने की भारत की इच्छा से अवगत कराया है। यूक्रेन और उसके पड़ोसी देश रूस में पिछले लंबे समय से युद्ध चल रहा है। यूक्रेन जाने से पहले पीएम मोदी ने रूस का भी दौरा किया था। इस दौरान पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के गले लगने की तस्वीरें खूब चर्चा में रही थी। बम्बई हाई कोर्ट ने राजनीतिक दलों या व्यक्तियों को महाराष्ट्र बंद का आह्वान करने से रोक दिया है। विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी ने थाने जिले के बदलापुर के एक स्कूल में 2 बच्चों के साथ कथित यौन उत्पीड़न के विरोध में 24 अगस्त को पूरे राज्य में बंद का आह्वान किया है। आपको बता दें कि मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति अमित बोरकर की खंडपीठ ने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार बंद को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के 59,000 पदों पर 4 साल पहले हुई बहाली में आरक्षण नियमों का पालन करते हुए नए सिरे से मेरिट लिस्ट बनाकर भर्ती करने के हाई कोर्ट के आदेश के बाद लखनऊ दो तरफा मोर्चाबंदी का अखाड़ा बन गया है। उच्च न्यायालय के फैसले के बाद से ही वे लोग आदेश लागू करने की मांग कर रहे हैं, जिन्हें इस पर अमल से नौकरी मिल सकती है। अब वे लोग भी मैदान में उतर गए हैं, जिनकी नौकरी नई मेधा सूची बनने से जा सकती है या उनकी 4 साल नौकरी करने से हासिल वरीयता ख़त्म हो सकती है। इनकी मांग है कि राज्य सरकार फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करें। लोकसभा चुनाव में मिली भारी सफलता के बाद यूपी में होने वाले उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव बेहद आक्रामक मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं। वे भाजपा को अपने मुद्दों पर चलने को मजबूर कर रहे हैं, बार बार आरक्षण और पीडीए के नाम पर निशाने पर ले रहे हैं। शुक्रवार को अखिलेश यादव ने यहां तक कहा कि बांटने की राजनीति करने वाले खुद बढ़ गए। पन्ना प्रमुखों की बात भाजपा करती थी, लेकिन वो इतिहास बन गए हैं। अखिलेश यादव ने उपचुनाव से पहले भाजपा पर 25 सवालों का बाउंसर भी मारा है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा है कि अब जब भाजपा के संगी साथी कह रहे हैं कि वो बूथ पर जाकर व्यवस्था संभालेंगे, तो इसका मतलब साफ है कि वो लोकसभा चुनाव में मिली ऐतिहासिक पराजय को देखते हुए ये मानकर चल रहे हैं कि भाजपा के कार्यकर्ता हताश होकर बूथ छोड़कर भाग चुका है। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में सीबीआई ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक पर मुकदमा चलाने की मंजूरी प्राप्त कर ली है। आपको बता दें कि राउज एवेन्यू कोर्ट को इस बात की जानकारी देते हुए जांच एजेंसी ने कोर्ट में मंजूरी भी दाखिल कर दी। सीबीआई द्वारा विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा की अदालत को इस बारे में जानकारी दी गई है, जिसके बाद उन्होंने मामले की अगली सुनवाई के लिए 27 अगस्त को सूचीबद्ध कर दिया। दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने बुजुर्गों के लिए बड़ी खुशखबरी का ऐलान किया है। उन्होंने शुक्रवार को कहा है कि दिल्ली में बुजुर्गों को अब पेंशन मिलनी शुरू हो गई है। उन्होंने केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर पिछले 5 महीने से इसे रोकने का आरोप भी लगाया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि बीजेपी ने बुजुर्गों की पेंशन को रोक रखा था, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान थे। वो कई बार हमारे पास आकर इस बात की गुहार लगा चुके थे। आतिशी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें बुजुर्गों की चिंता है, जिन्हें वो अपने माँ बाप मानते हैं। ऐसे में बुजुर्गों की पेंशन दोबारा शुरू कर दी गई है। मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को शुक्रवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। हाई कोर्ट ने जान से मारने की धमकी देकर एक शख्स की ज़मीन अपने नाम कराने के मामले में अब्बास अंसारी, उसके मामा आतिफ रज़ा उर्फ शर्जील रज़ा और करीबी अफरोज़ की ज़मानत अर्जी मंजूर कर ली है। जन स्वराज के सूत्रधार और चुनावी रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। पीके ने कहा है कि नीतीश कुमार ने 2015 के विधानसभा चुनाव में जिन 7 निश्चयों की घोषणा की थी, उन्हें कुर्सी के बचाने के चक्कर में भूल गए हैं। नीतीश सरकार के 12 लाख लोगों को नौकरी देने के वादे को भी उन्होंने चुनावी जुमला बताया है। इजराइल और हमास के बीच पिछले 321 दिनों से जंग जारी है। इजराइल वेस्ट बैंक समेत गाजा पट्टी पर लगातार हमले कर रहा है। गुरुवार को भी इजरायली सुरक्षा बलों ने गाजा पट्टी में कई स्थानों पर हमले किए, जिसमें 22 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है।
इस बीच इजराइल के मददगार देशों को अब युद्ध अपराध में घसीटने की तैयारी हो रही है। कानूनी विशेषज्ञों ने उन देशों को युद्ध अपराध में घसीटे जाने की चेतावनी दी है जिन्होंने युद्ध के समय बड़े पैमाने पर इजरायली लड़ाकू विमानों और टैंकों को ईंधन की सप्लाई की है। भारत के दो प्रमुख पड़ोसियों की हालत एक जैसी होती नजर आ रही है। पाकिस्तान पहले से ही वर्ल्ड बैंक से मदद की उम्मीद लगाए बैठा है कि कैसे भी करके IMF या वर्ल्ड बैंक उसे कुछ कर्जा दे दे। अब हालिया समय में सत्ता परिवर्तन देखने वाला बांग्लादेश भी उसी लाइन में खड़ा हुआ नजर आ रहा है। हिंसक प्रदर्शनों के बाद हुए तख्ता पलट से बांग्लादेश के आर्थिक हालात बिगड़ गए हैं। पिछले सालों में कई न्यूज़ एजेंसियों के मुताबिक बांग्लादेश दक्षिण एशिया की सबसे तेज़ी से विकसित होने वाली अर्थव्यवस्था थी और अब हालत यह है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने वर्ल्ड बैंक से $1 बिलियन की मदद देने की गुहार लगाई है। अमेरिका में नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस का समर्थन करने के लिए देश के कुछ हिंदुओं ने मिलकर हिंदू फॉर कमला हैरिस समूह बनाया है। उनका मानना है कि वो भारत, अमेरिका और दुनिया के लिए अच्छी नेता होंगी। भारत सरकार सितंबर महीने से जनगणना की प्रक्रिया शुरू कर सकती है। जनगणना के इस सर्वे में लगभग 18 महीने लगेंगे और नतीजे मार्च 2026 में आने की उम्मीद है। आपको बता दें कि भारत में पिछली बार 2011 में जनगणना हुई थी। हर 10 साल में होने वाली यह प्रक्रिया 2021 में कोरोना वायरस के कारण नहीं हो पाई थी। अब 3 साल की देरी के बाद भारत की आबादी की गिनती होगी। भारत में जनगणना की प्रक्रिया में सीधे शामिल 2 सरकारी सूत्रों ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया है कि भारत में लंबे समय से विलंबित जनगणना सितंबर में शुरू होने की संभावनाएं हैं। साउथ फिल्म के सुपरस्टार और TVK के प्रमुख विजय ने गुरुवार सुबह अपनी पार्टी का झंडा जारी किया। 22 सितंबर को विलुपुरम में होने वाले पार्टी के राज्य स्तरीय सम्मेलन से 1 महीने पहले इस इवेंट का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान विजय ने कहा है कि हमारा झंडा कल से पूरे राज्य में लहराएगा। आपको बता दें कि इस दौरान विजय ने कहा है कि अब तमिलनाडु बेहतर होगा, जीत निश्चित है। उन्होंने बताया है कि ये झंडा तमिलनाडु के विकास के लिए कोशिश करने का प्रतीक है। सुप्रीम कोर्ट ने हड़ताल पर गए डॉक्टरों से काम पर लौटने का आग्रह किया है। साथ ही ये भी कहा है कि हड़ताल पर गए डॉक्टरों के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं होगी। आपको बता दें कि मामले की सुनवाई के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार की खिंचाई की और बंगाल पुलिस के साथ ही साथ मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप कुमार घोष की भूमिका की आलोचना की। जम्मू कश्मीर में अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां शुरू हो गई है। धारा 370 हटने के बाद यह केंद्र शासित प्रदेश में पहला चुनाव है। इस बीच लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ 2 दिनों के लिए जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं। गुरुवार को राहुल गांधी ने यहां के श्रीनगर में पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बैठक को संबोधित भी किया। यहाँ उन्होंने इस बार जोर दिया है कि कांग्रेस गठबंधन सरकार बना सकती है। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर केंद्र सरकार द्वारा गठित JPC की पहली बैठक गुरुवार को हुई, जिसमें अल्पसंख्यक मामले और कानून मंत्रालयों के अधिकारियों ने मसौदा कानून में प्रस्तावित विभिन्न संशोधनों के बारे में सदस्यों को जानकारी दी। उधर इसी विधेयक को लेकर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने गुरुवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा है कि मोदी सरकार की कोशिश वक्फ की जमीनों पर कब्जा कर अपने मित्रों को सौंपने की है। कथित शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में हैं। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद CBI ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले में 23 अगस्त को उनकी जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। कोर्ट में सुनवाई से एक दिन पहले आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के लिए पोस्टर लगाने शुरू कर दिए हैं। गुरुवार को जारी किए गए पोस्टर में ये उम्मीद जताई जा रही है कि शुक्रवार को सुनवाई के बाद अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ जाएंगे। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर सेबी के प्रमुख माधवी बूच के इस्तीफे और अडानी समूह से जुड़े मामले की जांच को लेकर यूपी कांग्रेस ने गुरुवार को लखनऊ में जबरदस्त प्रदर्शन किया। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में पोस्टर बैनर के साथ जुटे कांग्रेस जनों ने केंद्र की मोदी सरकार पर मामलों की जांच JPC से कराने की मांग की। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नई पार्टी बनाने जा रहे चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के संगठन जन स्वराज ने दरभंगा जिला परिषद में अपना परचम लहराया है। दरभंगा जिला परिषद के अध्यक्ष सीता देवी और नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष अरुण झा ने जन स्वराज को समर्थन दिया है। PK के संगठन की ओर से दावा किया गया है कि दरभंगा जिला परिषद उपाध्यक्ष के चुनाव में
अरुणा जनसुराज के समर्थन से ही निर्विरोध निर्वाचित हुई है। बिहार की राजधानी पटना समेत आसपास के इलाकों से उत्तर प्रदेश और नेपाल जाना अब और सुविधाजनक होने वाला है। दरअसल मुजफ्फरपुर और हाजीपुर 4 लेन पर निर्माणाधीन बाईपास का काम पूरा होने के बाद कनेक्टिविटी और बढ़ जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को NH 77 के हाजीपुर मुजफ्फरपुर खंड के पकरी पताही में निर्माणाधीन बाईपास का निरीक्षण कर कार्य की प्रगति जानी। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को जल्द निर्माण कार्य पूरा करने का निर्देश दिया है। बिहार के दिग्गज नेताओं में शुमार श्याम रजक ने गुरुवार को अचानक राष्ट्रीय जनता दल से अपना इस्तीफा देकर सबको चकित कर दिया है। श्याम रजक ने राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को संबोधित एक संक्षिप्त पत्र जारी किया है, जिसमें उन्होंने घोषणा की है कि वो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के पद के साथ ही साथ दल की प्राथमिक सदस्यता को भी त्याग दे रहे हैं। रजक ने राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को संबोधित अपने पत्र में लिखा है कि मैं शतरंज का शौकीन नहीं था, इसलिए धोखा खा गया। आप मोहरे चल रहे थे, मैं रिश्तेदारी निभा रहा था। झारखंड की राजनीति में इन दिनों हलचल तेज है। झामुमो और बीजेपी को चंपाई सोरेन के अगले कदम का इंतजार है। पार्टी जहां खुलकर चंपाई को लेकर कुछ नहीं बोल रही है, वहीं बीजेपी बाहें फैलाकर उनके स्वागत को तैयार है। पार्टी के कई नेता उनकी तारीफ कर रहे हैं। इन सब के बीच कोल्हान टाइगर के नाम से मशहूर चंपाई सस्पेंस को ख़त्म करने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये साफ कर दिया है कि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां उनकी बहुत अपमान हुआ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को गैर सैन्य मानसून सत्र के पहले दिन उत्तराखंड लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश सदन के पटल पर पेश कर दिया है। गुरुवार को इसे विधेयक के रूप में पेश किया जाएगा और चर्चा के बाद ये पारित हो सकता है। साथ ही उत्तराखंड में दंगाइयों से नुकसान की भरपाई के लिए जल्द कानून अस्तित्व में आ जाएगा। बुधवार को सदन में शाम 5 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होते ही संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने यह अध्यादेश सदन के पटल पर रखा। शिव